मैं जो ही सड़क की दूसरी साइड पर पहुंचा, मुझे पुलिस मैन ने रोक लिया। उसका पहला सवाल था, फॉरेनर और लोकल। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, फॉरेनर एंड टूरिस्ट। उसने मुझसे पासपोर्ट मांग लिया। मैंने पासपोर्ट उसके हवाले कर दिया। उसने पासपोर्ट का मुआयना किया, वीजे का जायजा लिया, मोबाइल से पासपोर्ट के पहले सफ़े की तस्वीर खींची और उसके बाद पूछा, कार्ड और कैश। मैंने हैरान होकर सवाल किया, क्या मतलब, मैं कैश या कार्ड क्यों दूंगा? वो मुस्कुराया, बेल्ट के साथ लटकी मशीन उतारी और बटन दबाया। मशीन से चरर चरर की आवाज़ आई, रसीद निकली और उसने वो रसीद मेरे हाथ में पकड़ा दी। रसीद पर जली हरूफ में 45 यूरो लिखा था। मैंने रसीद देखी और उससे पूछा, ये रसीद किस चीज़ की है? और दूसरा, पोलैंड की करेंसी ज़लोटी है, लेकिन तुमने रसीद मुझे यूरोज़ में दी है, इसकी क्या वजह है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने सड़क गलत जगह से पार की थी। पोलैंड में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क पार करना जुर्म है और ये इसका जुर्माना है। दूसरा, लोकल शहरियों को लोकल करेंसी में जुर्माना होता है और फॉरेनर्स को यूरोज़ में। मैंने घबराहट से कहा, मुझे इस रूल का पता नहीं था। मैं सिर्फ विज़िट करने के लिए पोलैंड आया हूँ। उसने पूछा, क्या तुम्हारे मुल्क में ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है? मैंने शर्माकर जवाब दिया है, लेकिन वहां दरमियान से सड़क पार करने पर जुर्माना नहीं होता। उसने कहका लगाया और फिर बोला, फिर तुम लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग पर पैसा जाया करने की क्या जरूरत थी? वो रुका और बोला, तुम्हें बहरहाल जुर्माना अदा करना पड़ेगा। हमारा रूल रूल है। मैंने उसे पूछा, मैं सियाह हूँ, फर्ज करो मेरे पास जुर्माने की रकम नहीं है, तुम फिर मुझसे ये रकम कैसे वसूल करोगे? उसने हंसकर जवाब दिया, मैं तुम्हारा पासपोर्ट ले जाऊंगा, तुम रकम का बंदोबस्त करोगे, जुर्माना अदा करोगे और पुलिस स्टेशन से पासपोर्ट वसूल कर लोगे। लेकिन इसमें तुम्हारा बहुत सा वक्त और एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा बेहतर यही है तुम जुर्माना यही अदा कर दो। मैंने मुस्कुराकर कहा, और अगर मैं इसके बावजूद जुर्माना अदा ना करूं तो फिर? उसका जवाब था, हम तुम्हें डिफाल्टर और मुजरम करार दे देंगे और तुम इसके बाद शेंजन वीज़ा हासिल कर सकोगे और ना यूरोप आ सकोगे। वो रुका और इसके बाद पूछा, सर आपके पास दो ऑप्शन है, जुर्माना अदा करें या फिर मैं आपका पासपोर्ट थाने जमा करा दूं। आप जल्दी फैसला करें। मैंने खामोशी से क्रेडिट कार्ड उसके हवाले कर दिया। उसने कार्ड मशीन के साथ टच किया। इसमें से 45 यूरो की रसीद निकली। उसने रसीद और पासपोर्ट दोनों मेरे हवाले किए, मुझे सैल्यूट किया और रवाना हो गया। ये वाकया वारसा में पेश आया था। मैंने दरमियान से सड़क पार कर ली थी और पुलिस मैन ने मुझे रोककर ठीक ठाक जुर्माना ठोक दिया था। इस नौयत का दूसरा वाकया स्विट्जरलैंड में भी पेश आया। मैंने जर्मनी से अपने एक दोस्त की गाड़ी ली और ड्राइव करता हुआ स्विट्जरलैंड में दाखिल हो गया। आधी रात का वक्त था, सड़क खाली थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। ताहम मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही थी। मैं मज़े से ड्राइव कर रहा था। अचानक पिछली गाड़ी तेज़ हुई, मुझे क्रॉस किया, आगे निकली और सायरन की आवाज़ें आने लगीं। मुझे लाउड स्पीकर के जरिए गाड़ी साइड पर रोकने का हुक्म दिया गया। मेरे पीछे आने वाली गाड़ी पुलिस की थी और वो पिछले 60-70 किलोमीटर से मेरा पीछा कर रही थी। मैंने गाड़ी साइड पर खड़ी कर दी। पुलिस कार से दो पुलिस एहलकार निकले। एक पिस्तौल लेकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो गया, जबकि दूसरा मेरे पास आ गया। मेरे दोनों हाथ गाड़ी की छत के साथ लगवाए गए। गाड़ी की तलाशी ली गई। मेरा मुंह सूखा गया और मुकम्मल तसल्ली के बाद मुझे बताया गया, तुम पिछले 60 किलोमीटर से मुसलसल ओवर स्पीड हो, लिहाजा तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम और गाड़ी दोनों थाने में बंद हो जाएं या फिर तुम जुर्माना अदा कर दो। मैंने जाहिर है जुर्माने की हामी भर ली। पुलिस मैन मेरा पासपोर्ट लेकर गाड़ी में गया और 1000 स्विस फ्रैंक की रसीद लेकर वापस आ गया। मेरे हाथों के तमाम तोते उड़ गए। 1000 स्विस फ्रैंक उस जमाने में लाख रुपए बनते थे। आज ये 3,17,000 के बराबर हैं। मैं उन्हें आधा घंटा अपने परदेसी होने, गरीब से होने और बेवकूफ़ होने की यकीन दहानी कराता रहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। लिहाजा मुझे उन्हें 1000 फ्रैंक जुर्माना अदा करना पड़ गया। वो दिन है और आज का दिन है। मैं स्विट्ज़रलैंड में पैदल चलते हुए भी एहतियात करता हूँ। आप अगर दुनिया के किसी मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर, इंसाफ और अखलाकियात का अंदाज़ा करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसकी सड़कें देख लें। आपको पूरा मुआशरा और उसका निज़ाम आईने की तरह साफ दिखाई देगा। आप यकीन करें, रियासत सड़क से स्टार्ट होती है और सड़क पर ही ख़त्म होती है। अगर सड़कें साफ़ हैं, अगर ट्रैफिक कायदे से चल रही है और लोग सलीके से गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो फिर इस मुल्क के अवाम भी मुहज़्ज़म हैं, कानून भी सख्त है, अदालतों में भी इंसाफ है और वो रियासत भी हार्ड है। लेकिन अगर आपको सड़कों पर डिसिप्लिन, सलीका और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नज़र नहीं आती, तो फिर आप आंखें बंद करके ऐलान कर दें कि ये रियासत सॉफ्ट भी है और नालायक भी। मैं 2 तिहाई दुनिया देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, हमारा मुल्क अव्वल रियासत नहीं है, ये सिर्फ लोगों का हजूम है। दोम,
ہم پانی کی طرح سافٹ ہیں، ہمیں جس طرف نشیب نظر آتا ہے ہم اس طرف بہہ جاتے ہیں، اور اس بہاؤ کے دوران ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رخ چند لمحے قبل کس طرف تھا۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے شخصی نظام ہے، ایک شخص بدلتا ہے تو پورے ملک کا مزاج بدل جاتا ہے، ہمارا آئین اور ہمارے ملی نغمے اور نعرے تک بدل جاتے ہیں۔ ہم مجاہدین کو خارجیوں اور خارجیوں کو مجاہدین میں تبدیل کرتے 10 منٹ نہیں لگاتے۔ انڈیا کبھی ہمارا دشمن ہو جاتا ہے اور کبھی دوست۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کبھی سیکورٹی رسک بن جاتے ہیں اور کبھی ملک کا محافظ اور محب وطن، اور ہم کبھی عمران خان کو سرٹیفائیڈ صادق اور امین بنا دیتے ہیں اور کبھی اشتہاری۔ آپ ذرا ریاست کی سافٹنس پر لحظہ کیجئے، ہم کبھی اسے ریاست مدینہ بنا دیتے ہیں اور کبھی اسے جنرل مشرف کی ان لائٹنڈ ماڈریشن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں بہرحال ناقابل یقین حد تک پر امید شخص ہوں، چنانچہ پچھلے نعروں کی طرح اس بار بھی ریاست کے بیانیے پر یقین کر رہا ہوں۔ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ میں ان پر بھی اسی طرح یقین کر رہا ہوں جس طرح میں نے جنرل باجوہ، جنرل مشرف اور جنرل ضیاء الحق پر کیا تھا۔ میں دل سے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ریاست کو کسی بھی حال میں خالہ جی کا بیڑا نہیں ہونا چاہیے کہ جس وقت جس کا دل چاہے وہ منہ اٹھا کر جدھر چاہے گھس جائے اور جس طرف سے چاہے نکل جائے۔ ہم سے جو ملک جو مجرم یا قیدی مانگے ہم اسے اس کے حوالے کر دیں اور وہ بعد ازاں وزیر اعظم بن کر واپس آ جائے، اور باہر بھجوانے والے اسے لائن میں لگ کر سیلوٹ کریں۔ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے، لیکن جنرل صاحب یہ یاد رکھیں، ریاست سڑک سے سٹارٹ ہوتی ہے اور سڑک پر ختم ہوتی ہے، اور جس دن کوئی قوم ریاست کو سڑک پر ہارڈ کر لیتی ہے اس دن اس کی سرحدیں بھی ہارڈ ہو جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کی کوئی سڑک ہارڈ نہیں ہے، لہٰذا ہم سرتاپا سافٹ ہیں۔ چنانچہ ہم زیادہ نہ کریں، ہم بس 20 کلومیٹر اور 20 لاکھ لوگوں کے شہر اسلام آباد کو ہارڈ اسٹیٹ کا پائلٹ پروجیکٹ بنا لیں۔ ہم صرف وفاقی دارالحکومت کی ٹریفک کنٹرول کر لیں۔ ہم یہ فیصلہ کر لیں اسلام آباد میں کوئی شخص لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا۔ ڈرائیونگ لائسنس شناختی کارڈ سے منسلک ہوگا اور یہ پوائنٹ بیس ہوگا۔ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی سے پوائنٹس ڈاؤن ہوتے چلے جائیں گے، اور یوں آخر میں شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس بلاک ہو جائیں گے، اور مجرم پراپرٹی خرید سکے گا اور نہ نوکری کر سکے گا۔ اسلام آباد میں کوئی موٹر سائیکل سوار اور اس کے پیچھے بیٹھا ساتھی ہیلمٹ کے بغیر نہیں ہوگا۔ کسی موٹر سائیکل پر تیسری سواری نظر نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو تینوں 6 ماہ جیل میں گزاریں گے، اور ان سے جیل میں رہائش کا کرایہ بھی وصول کیا جائے گا۔ تمام سڑکوں پر ٹریفک کیمرے لگے ہوں گے۔ اوور سپیڈنگ کا جرمانہ 20,000 روپے سے سٹارٹ ہوگا۔ شہر میں 20 سال پرانی گاڑی نہیں چل سکے گی۔ گاڑیوں کا مینٹیننس سرٹیفکیٹ اور انشورنس لازم ہوگی، اس میں کسی سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ دھواں پھینکنے والی گاڑی تیسری وارننگ کے بعد ہمیشہ کے لیے ضبط کر لی جائے، اور زیبرا کراسنگ کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے سڑک کراس کرنے والوں کو کم از کم 5,000 روپے جرمانہ کیا جائے، اور تیسری مرتبہ جرم دہرانے پر قید یا سال بھر کے لیے شناختی کارڈ ضبط کر لیا جائے۔ آپ یقین کریں 1-2 سال میں اسلام آباد ہارڈ سٹی بن جائے گا، اور جس دن یہ شہر ہارڈ سٹی بن گیا اس دن پوری ریاست ہارڈ اسٹیٹ بننا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اپنی رٹ 20 کلومیٹر کے اس شہر پر نافذ نہ کر سکیں تو پھر ہم قیامت تک 7 لاکھ مربع کلومیٹر کی ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ نہیں بنا سکیں گے۔ چنانچہ جنرل صاحب پلیز اسلام آباد کی سڑکوں سے سٹارٹ لیں۔ ہم اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو پورے ملک میں ہو جائیں گے، ورنہ پھر بھول جائیں۔